बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त है, इस सालमियत के लिए दुआ करें और सहूनी कुव्वतों को अल्लाह ताला गरक करे, उन तमाम लोगों को, मुमालिक को जो छुप कर और ज़ाहिरी तौर पर आज इसराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं और मुसलमानों के खिलाफ ये जंग जो इसराइल ने शुरू की, याद रखिएगा इसका किसी मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि अब ये इस्लाम और मुशरिकीन की, कुफ्फार की जंग है, जिसमें अब आप किसके साथ खड़े हैं इसका फैसला आपने करना है और आपकी दुआएं इस बात का आपको जवाब देंगी। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। ईरान के इसराइल पर खैबर शिकन वार बरकरार। अब से कुछ ही देर पहले इसराइल पर खैबर शिकन हमला किया गया। खैबर शिकन के साथ साथ अमाद, कतर और फतह 1 मिसाइल एक साथ इसराइल पर छोड़े गए हैं। हमलों में इसराइली जिंदगी मुकम्मल तौर पर धर्म भरम हो चुका है। बड़े शहरों के अंदर बिजली मुकम्मल बंद है और इसराइल अंधेरे में डूब चुका है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर उधर अमरीकी अड्डों पर हौसी बागियों ने हमलों का मंसूबा बना दिया। अमरीकी अखबार इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी क्या रिपोर्ट है और किस किस्म के ऐलान किए गए, ये भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर 20 अमरीकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया जाएगा, इसकी निशानदेही भी करेंगे। और दूसरी जानिब ईरान का ट्रंप को दो टोक पैगाम, शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे। वक्त और जगह का तयन भी ईरान खुद करेगा। अभी जंग के बादल भी मंडलाने लगे। ईरान का अपनाए हम्स बंद करने का फैसला है और दुनिया भर की मईशत जाम होने जा रही है। तेल की कीमतें कितनी बढ़ेंगी और दुनिया की क्या तैयारी है ईरान को रोकने के हवाले से, और क्या आप ईरान को रोक पाएंगे? ईरान में कौन से इस्राएली जासूस को फांसी दी गई और ये क्या करता रहा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से अहम इंकशाफ, क्या ईरान अब भी एटमी हथियार बना सकता है, वो ये भी आपको बताएंगे। और फिर इसके अलावा पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है, इमरान खान की 8 केसेस में जमानत, अडयाला जेल के बाहर एमपीज का धरना, ये तमाम तफसीलात शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ देर पहले ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर किए हैं जी, और इन हमलों में तल अबीब और जनूबी इसराइल के इलाकों को निशाना बनाया गया है। इसराइली इन हमलों में जो किए गए ईरान की तरफ से, जो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल थे, पूरे इसराइल में सायरन बज रहे हैं जी, जबकि जनूबी इसराइल शहर अशदूद में मिसाइल गिरने की इतला भी आ रही है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जो ईरान की तरफ से इसराइल पर जो हमले किए गए, ये खैबर शिकन है, अमाद, कदर, फतह 1 मिसाइल इस्तेमाल इन हमलों में किया गया। और ईरानी पासदान इनकलाब ने अपने एक बयान में ये भी स्टेटमेंट जो है वो जारी की है कि आज इसराइल पर किए गए हमलों में हिकमत अमली तब्दील की गई और तल अबीब, हैफा समेत शिमाल से जनूब तक ड्रोन्स और मिसाइलों से अहदाफ को निशाना बनाया गया है। और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर भी हमले हुए हैं। जो इसराइली फ़ज़ाई है उसने हमले किए हैं, मुख्तलिफ तनसीबात को निशाना बनाया, इनके बिजली घरों को भी टारगेट किया गया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ईरान ने दुनिया को हैरान किया और दुनिया इस वक्त परेशान है और ख़ासतौर पे छोटे ममालिक अब ये सोच रहे हैं कि उन्हें अपने दिफा के लिए क्या किसी इंटरनेशनल ब्लॉक को ज्वाइन करना है या फिर वो भी एटम बम बनाने की तरफ जाएंगे। मैं आगे चलकर इस पर तफसील से भी बात करूंगा। लेकिन दुनिया को ईरान ने हैरान कर दिया, चूंकि इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, एक सुपर पावर, इसके बावजूद ईरान बाज नहीं आ रहा, बल्कि आखिरी दम तक वो लड़ेगा, चूंकि शहादत और कुर्बानी देना इनको वरासत में मिला है। फिर दूसरी जानिब इसराइली मीडिया का ये कहना है कि ईरान की जानिब से तकरीबन 15 मिसाइल दागे गए। ईरानी फौज की तर्जुमान है जी, उनकी गुफ्तगू वो ये कहते हैं, जो सेंट्रल कमांड के तर्जुमान थे, उनकी तरफ से कहा गया कि अमेरिका के खिलाफ संगीन नताइज रखने वाले ताकतवर ऑपरेशन मुतवक्के हैं और तनाज़े में अमेरिका के दाखिल होने से जायज़ अहदाफ का दायरा वसी हो गया है। अब अमेरिका ने गलती की। अमेरिका ये समझता है कि आप किसी को बुली करेंगे घर बुलाकर, जिससे आपने यूक्रेन के सदर को किया, वो मजबूर थे, उन्होंने आपकी बात मान ली और उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और फिर आप पूरे यूरोप को बुली करेंगे, वो भी आपकी बात मान लेंगे टैरिफ की शक्ल में कि अमेरिका टैरिफ लगाएगा। इवन के बरतानिया ने भी उनको टेबल पर लाकर अपनी टर्म्स बनाने की कोशिश की। तो ये इनका तरीकाकार था। लेकिन ईरान पीछे नहीं हट रहा। जब से इस्लामी इनकलाब ईरान के अंदर आया, उस वक्त से ईरान को मुख्तलिफ सैंक्शंस का सामना है। पिछले अगर देखा जाए तारीख के मुख्तलिफ दहाइयों को उठाकर, ईरान को वो किसी भी तरह अपने टर्म्स के ऊपर कायल नहीं कर सके और यही अमेरिका चाहता था कि किसी तरह ईरान को अपने टर्म्स पे कायल किया जा सके, उन्हें कंट्रोल कर सके। तो इसमें आपको ये भी खबर दूं कि तर्जुमान सेंट्रल कमांड ने अमेरिकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि मिस्टर ट्रंप, ये जंग आपने शुरू की, लेकिन अब इस जंग को ख़त्म हम करेंगे।
ईरान ने जी इसराइल का एक ड्रोन भी मार गिराया, ये भी खबर आ रही है। ईरानी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है और ईरान ने खुर्माबाद में पीर की सुबह इसराइली हर्म्स ड्रोन जो है वो मार गिराया और ईरानी फजाई दिफाई निज़ाम ने शनाख्त करके इसराइली ड्रोन को फजा में निशाना बनाया। ईरानी मीडिया ने हर्म्स ड्रोन मार गिराने और मलबे की वीडियो भी जारी की है। अमरीकी ड्रोन अड्डों पर हमले की जी बात की जा रही है। अब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से एक और दावा भी सामने आया और वो ये कहते हैं कि ईरान नवाज मलेशियाओं की जानिब से अमरीकी अड्डों पर हमले की तैयारी के इशारे मिल रहे हैं। एक अमरीकी अहदेदार ने यह भी कहा कि अमरीकी फौज और इंटेलिजेंस हुकाम ने ईरान की हमायत याफ्ता मलेशियाओं की जानिब से इराक और मुमकिन तौर पर शाम में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले की तैयारी का सुराग लगा लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ताहाल इन ग्रुप्स ने अमरीकी अहदाफ पर हमले नहीं किए, जबकि इराकी हुकूमत की जानिब से उन्हें हमले से रोकने की कोशिश की जा रही है। आपको भी याद होगा, इससे पहले भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया था कि अमरीका ईरान के ऊपर हमला करेगा और फिर वैसा ही हुआ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे सहाफ़ी भी थे जिन्होंने ये दावा किया कि 2 हफ्ते का वक्त जो अमेरिका ने मांगा कि हम फैसला करेंगे, असल में ये चकमा था, एक फरेब था, झूठ था जो दुनिया और ईरान को और फिर जो सफारतकारी जो लोग कर रहे थे उनको दिया गया। और पाकिस्तान भी शायद ये तमाम सहाफ़ी जो रिपोर्ट कर रहे थे कि फील्ड मार्शल के कहने पर ये 2 हफ्ते का वक्त दिया गया, बहुत सारे सहाफ़ियों ने इसको रिपोर्ट किया। लेकिन उनसे अब ये सवाल ज़रूर पूछा जाए कि यार डोनाल्ड ट्रंप ने इनको फ़ोन करके कहा था कि भाईजान अभी हम हमला नहीं कर रहे और आप अपने वीलॉग्स के अंदर और बैठकर बताएं कि ये आपकी क़यादत की वजह से, जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, इस्टेब्लिशमेंट की, फौज की, उसकी वजह से ये मुमकिन हो सका। और वो जिस तरह से तारीफ़ कर रहे थे और उनके सहर में मुब्तला हो गए। मैं खिलाफ किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये है कि आप ऐसी खबरें और इन खबरों को देने वालों से सवाल क्यों नहीं करते। अमेरिका ने हमला किया तो कहाँ मुंह छुपाएंगे आप लोग? आपको कहीं भी अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं कि अमेरिका पर साइबर हमले, अमेरिका के महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के नेशनल टेररिज्म एडवाइजरी सिस्टम ने थ्रेट अलर्ट भी जारी कर दिया जी कि ईरान से वाबस्ता हैकर्स अमेरिकी नेटवर्क्स पर साइबर हमले कर सकते हैं। महकमे ने यह भी अलर्ट किया कि हुकूमत से मुंसलिक साइबर ग्रुप्स भी अमेरिका के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। वक्त और जगह का तयन ईरान करेगा। सलामती कौंसिल में ईरानी मंदूब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अमेरिका हमले का जवाब देने के वक्त और नौयत का फैसला ईरानी अफवाज करेगी। अब ये हमले एक लेवल पर आपको नजर नहीं आएंगे। आप ड्रोन्स के जरिए, आप अपनाए हम्स के अंदर जहाज़ों को रोककर, और फिर इसके साथ साथ फौजी अड्डों के ऊपर भी हमले हो सकते हैं। और ऐसे हमले किए जाएंगे जिसको आप ट्रैक बैक ईरान के साथ यानी ईरान तक नहीं कर सकते। और इसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स भी शामिल होने जा रहे हैं। अब ईरानी मंदूब सईद इरवानी ये कहते हैं कि ईरान पर अमेरिका के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अमेरिका के इल्ज़ामात के सियासी मुहर्रिकात हैं, उनका कोई कानूनी पहलू नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अदम फैलाव के मुआहदे को सियासी हथियार में तब्दील कर दिया गया, इसे जाहिरियत और गैर कानूनी इकदाम के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब ईरान कहाँ हमला करेगा और फिर क्या ईरान एटम बम बना सकता है? मैं व्यूअर्स इन 2 सवालों का जवाब भी आपके सामने रख देता हूँ। साबिक अमेरिकी सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है जी बराए इसराइल और फ़लस्तीन अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल मार्क, उन्होंने बीबीसी से गुफ्तगू की और वो ये कहते हैं कि ईरान किसी न किसी सूरत में हमला करेगा, लेकिन ये हमले की नौयत क्या है इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अब ईरान जवाब ज़रूर देगा। और जो इस वक्त खबरें ईरान के अंदर से आ रही हैं, उन स्टेटमेंट्स के अंदर जो सेंट्रल कमांड की तरफ से, इमाम खामनाई की तरफ से, या फिर उनके जो सफारती लिहाज से जो कोशिशें जारी की जा रही, वहाँ पर भी आपको ये पैगाम मिलेगा कि अब हम IAE के साथ जो मुआहिदा हमारा हुआ, आप इसको अब ख़त्म समझें और सफारती लिहाज पर भी किसी किस्म के मुआहिदे की हम पासदारी नहीं करेंगे। चूँकि अमेरिका ने अब पहल की है, इसको जवाब देना अब हमारे पर फ़र्ज़ हो गया। तो ईरान ज़रूर जवाब देगा। तमाम मुआहिदे, तमाम जो सफारतकारी थी, वो तमाम कोशिशें अब सिफर होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। व्यूअर्स, अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी जारी होगी और उन्होंने अपने तमाम लोगों को, दुनिया के आप किसी भी हिस्से में मौजूद हैं, अमेरिकी महकमा खारजा ने ये एडवाइजरी जारी की है और उन्हें मोहतात रहने का मशवरा दिया। और लेफ्टिनेंट जनरल मार्क ये भी कहते हैं कि बहरीन और कुवैत के अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर तैनात फ़ौजियों से ज़्यादा इराक, उर्दन और शाम में तैनात अमेरिकी फ़ौजियों को खतरा है। ईरान के पूरे खित्ते में कई प्रॉक्सीज इस वक्त काम कर रही हैं जो इसकी जानिब से कार्रवाई कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ईरान बराह रास्त हमला नहीं करेगा, लेकिन प्रॉक्सीज के ज़रिए
اور جو ان کے اتحادی ہیں مختلف گروپس وہ ان حملوں کے اندر ملوث ہوں گے اور ان حملوں کو ان کی طرف سے انیشیٹ کیا جائے گا. ویورز آبنائے حمز بند کرنے کا فیصلہ بھی ہو گیا جی. ایرانی حکام نے آج صبح امریکی حملوں کے بعد آبنائے حمز بند کرنے کا اعلان کیا تھا. تاہم اب ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے حمز کی بندش کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی ہے. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران کی جانب سے اسی راستے سے تیل دیگر ملکوں کو پہنچایا جاتا ہے. ان تمام ممالک سے مجموعی عالمی تیل کی اگر رسد اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ دیکھی جائے تو یہ 5واں حصہ اسی پوائنٹ سے گزرتا ہے. آبنائے حمز عالمی توانائی تجارت کے لیے ایک نہایت اہم گزرگاہ ہے. روزانہ تقریباً 1.7 سے 2 کروڑ بیرل تیل اس راستے سے گزرتا ہے جو دنیا کے یومیہ تیل کے استعمال کا تقریباً 20% بنتا ہے. اب امریکہ کی دھمکی بھی اس حوالے سے آئی. امریکی وزیر خارجہ نے چین سے کہا ہے کہ وہ ایران کو آبنائے حمز بند کرنے سے باز رہنے پر آمادہ کرے، اور یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ چینی حکومت کی حوصلہ افزائی انہوں نے خود کہا کہ میں کروں گا جو آبنائے حمز سے گزرنے والے تیل پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے، اور اسی معاملے پر ایرانی حکام سے وہ رابطہ بھی کریں گے. اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جب ایران کے اوپر آپ نے جنگ مسلط کی B-2 بامرز کے ذریعے آپ نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کیا جس کے اوپر آپ اس وقت اپنی تقاریر کے اندر بڑا فخر کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کو چین یاد کیوں نہیں تھا؟ جب دنیا کا تیل بند ہو جائے گا اور تیل بند ہوگا، یاد رکھیے گا، اور ایران اپنی جہاں پہ ان کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا، اب یہ جو ناکہ ہے جو ایران لگانے جا رہا ہے یہ ایک خونی ناکے میں کنورٹ ہو جائے گا. جہاز گزریں گے اور وہ فلیگ دیکھنے کے بعد اس کے اوپر اٹیک کریں گے، اور پھر بہت ساری پراکسیز بھی اس خطے کے اندر آپ کو ایکٹیویٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. تو اب امریکہ جس نے اس جنگ کا اپنے B-2 بامرز کے ذریعے آغاز کر دیا اور وہ کود پڑا ہے اس جنگ کے اندر، اسے چاہیے تھا کہ وہ امن قائم کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے پوری سپورٹ کی. تو اب اس کے اثرات آپ کو پوری دنیا کے اوپر نظر آئیں گے. دنیا کے جتنے بھی ممالک اس مڈل ایسٹ سے تیل حاصل کرتے ہیں اب ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل نظر آ رہی ہے، اور ایران نے باقاعدہ طور پہ گرین سگنل دے دیا ہے. ویورز امریکہ کے پاس اس طرح کے اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپشنز موجود ہیں، لیکن دوسرے ممالک کو بھی اس معاملے پر توجہ دینی چاہیے چونکہ ان کی معیشتوں کو امریکہ سے زیادہ نقصان پہنچے گا. یہ کہنا ہے ان تمام لوگوں کا جو آپ کو منظر سے غائب نظر آ رہے تھے لیکن اب یہ باتیں کر رہے ہیں. ایران کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا امریکہ نے، ان کے اتحادیوں نے، اسرائیل نے، اور پھر اس وقت ایران بھرپور طریقے سے اس جارحیت کا جواب دے رہا ہے. وہیں پر جاسوسوں نے بھی ایران کو نقصان پہنچایا. ایک پورا بیس ڈسکور ہوا، ایک ٹنل سسٹم تھا، ایک ڈرون بیس جو ہے وہاں سے 400 کے قریب لوگوں کو پکڑا گیا جو میجورٹی افغانی ہیں جنہوں نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کا کام کیا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جاسوسوں میں ایک اور جاسوس کو پکڑ کر پھانسی دے دی گئی ہے. ایران نے اسرائیل کے ساتھ انٹیلیجنس تعاون کے جرم میں ایک شخص کو پھانسی دی. ایرانی عدلیہ کی خبر رساں ایجنسی میزان نے اس شخص کی شناخت محمد امین مہدوی شائستہ کے نام سے کی ہے. اس پر الزام تھا کہ وہ موساد سے وابستہ سائبر ٹیم کا سربراہ تھا جس نے صہیونی حکومت کی انٹیلیجنس سروس کے ساتھ جان بوجھ کر تعاون کیا. اب سوال یہ ہے کہ سب کچھ ایران کے اندر ہو رہا ہے، تیل بند کرنے وہ جا رہے ہیں، وہ تمام حربے استعمال کریں گے جو وہ کر سکتے ہیں ان تمام ممالک کے خلاف جنہوں نے اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دیا، اپنے فوجی اڈے دیے. اور ایران اب کیا کرنے جا رہا ہے اس سچویشن کے اندر؟ ایٹمی ہتھیار کیا وہ بنا پائے گا یا نہیں بنا پائے گا؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. دنیا میں جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ایران کے ایک خاص حد سے زیادہ افسودہ یورینیم کو بچانے میں وہ کامیاب ہو گیا ہے تو اس کے سائنسدان کو بنا کسی رکاوٹ اگر کام کرنے کا موقع ملا تو وہ شاید ایک سادہ جوہری ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک سادہ بندوق کی طرز کا فرسٹ جنریشن جوہری ہتھیار جس میں نیوٹرون انیشیٹر استعمال کیا جاتا ہے. خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر ایران نیوکلیر بم بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سعودی عرب، مشرق وسطیٰ کی دیگر ریاستیں بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوششوں میں لگ جائیں گی، جس سے ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ جو ہے دوبارہ شروع ہو جائے گی. یہ سب سے اہم نقطہ ہے. آپ کو بات یاد رکھنی ہے کہ جب آپ کسی ملک کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو اس کے پاس کیا آپشنز بچتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کرے. جنگ ہوئی تھی ایران، پاکستان اور انڈیا کے درمیان، ایسا ہی ہوا. تو دنیا کے مختلف ممالک نے جن سے اسلحہ انڈیا نے لیا اور جن سے پاکستان لے رہا ہے انہوں نے فوری طور پر رجوع کرنا شروع کر دیا. اور یہ صرف چھوٹے ممالک کی بات نہیں، غور کیجئے گا کہ حملہ پاکستان پر ہوا انڈیا کی طرف سے بیلسٹک میزائل، اور پاکستان نے کامیابی سے اس حملے کا جواب دیا. تو امریکہ جو اس وقت سپر پاور ہے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہمیں اپنے ملک کو کس طرح محفوظ بنانا ہے. تو انہوں نے فوری طور پر گولڈن ڈوم کے لیے پیسے ریلیز کر دیے کیونکہ یہ جنگ
अब कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं रहा, बल्कि मिसाइल की जंग बन चुकी है। ईरान की फौजें इसराइल में नहीं उतरी या ये आमने सामने नहीं आई, लेकिन अपनी सरजमीन से जो मिसाइल दागे जा रहे हैं वो इसराइल में जाकर गिरते हैं। और याद रखिएगा, नेतन्याहू ने यह भी कहा था कि आज अगर तल अवीव की बारी आई है तो कल को न्यूयॉर्क की, वाशिंगटन की, बाकी शहरों की बारी आ सकती है। तो ये वो चीज़ थी जिसे दुनिया के छोटे ममालिक जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर कर दी थी, और अब ये पूरी दुनिया में इसी तर्ज पर सोचा जा रहा है कि जब आप किसी मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत करते हैं तो ये उसका इख्तियार है, ये उसका हक है कि वो अपने दिफा के लिए काम करे। तो अब अगर ईरान एटम बम बनाने में कामयाब हो जाता है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि टाइम लाइन क्या है, खामोशी से यूरेनियम को जिस तरह आपने वहाँ से शिफ्ट किया, और अगर आपके पास इतना यूरेनियम मौजूद है जिससे कम से कम एक छोटे लेवल का एटम बम बनाया जा सकता है, तो फिर क्या होगा। इससे पहले अमेरिका और सऊदी अरब बहुत बड़ी ट्रेड डील्स कर चुके हैं जी, और सऊदी अरब ये चाहता है कि सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर उनके साथ ताउन किया जाए, और फिर जो एनरिचमेंट वाला मामला था उसे भी सऊदी अरब के अंदर ही ये करने की इजाज़त दी जाए। तो फिर सऊदी अरब भी ये काम करेगा। उन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के साथ आपने यारी दोस्ती बढ़ाई, हमारे जर्नैलों के साथ आपकी यारी दोस्ती है, पाकिस्तान की फ़ौज आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा खड़ी रही, और तारीख़ में आपको बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मिलेंगी जहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज ने सऊदी अरब के दिफा में अहम किरदार अदा किया। उनकी फ़ौज को तैयार कर रहे हैं, हमारे राहील शरीफ साहब भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तैयारी हो रही है, सब कुछ हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि खामोशी से आपकी फ़ौजी क़ुव्वत में इजाफा होता है, वहीं पर सऊदी अरब ये टेक्नोलॉजी हासिल करने में और एक अपना किरदार जो है वो ज़रूर अदा करेगा, और इसीलिए बड़ी बड़ी डील्स की जा रही हैं ताकि अमेरिका से इस टेक्नोलॉजी को हासिल किया जाए, और फिर मशरिक़ वस्ता में तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इस दौड़ में लग जाएंगे। फिर अमेरिका हो, इसराइल हो या फिर कोई दूसरा मुल्क, वो आपकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अब इस वक्त की सिचुएशन ये है कि तमाम ममालिक आपको कॉम्प्रोमाइज नजर आएंगे। वो कहते हैं कि ठीक है यार, ईरान की और इसराइल की जंग है, हमें इस जंग में नहीं पड़ना, हमने अपना उल्लू सीधा रखना है। हमारी अमेरिका से अगर बन रही है, इसराइल से बन रही है, तो हम इसको तस्लीम भी करेंगे, जिस तरह कुछ मिडल ईस्ट की ममालिक ने इनको तस्लीम भी किया। लेकिन अगर ये एटॉमिक पावर हासिल कर लेते हैं तो फिर शायद मिडल ईस्ट का नक्शा जो है मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। व्यूअर्स, ईरान में रजीम चेंज की बात हो रही है। अब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, उनकी गुफ्तगू को सुने तो वो ये कहते हैं कि हम रजीम चेंज या फिर उनके कत्ल पर यकीन नहीं रखते। आयतुल्लाह खामनाई की वो बात कर रहे थे, लेकिन अमरीकी सदर ने ट्रंप ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा कर दिया है, और यहाँ तक कहा कि रजीम चेंज की इस तरह का इस्तेमाल वैसे सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। तो यही सवाल आपसे भी हो सकता है कि अगर आपकी क़यादत में अमरीका अमन कायम नहीं कर सकता तो फिर अमेरिका के अंदर भी रजीम चेंज होना चाहिए और आपको हटा देना चाहिए। व्यूअर्स, याद रखिएगा, वो तमाम मुसलमान, वो तमाम दुनिया में, ख़ासतौर पे अमेरिका का जो वोटर है डोनाल्ड ट्रंप को, जिसने वोट दिया इस उम्मीद के ऊपर कि वो दुनिया से जंग ख़त्म करेगा, इसराइल को एक तरह से रोका जाएगा, गज़ा के मसाइल को हल करेगा, यूक्रेन की जंग को ख़त्म करेगा, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर करेगा, वो डोनाल्ड ट्रंप, उसने दुनिया के तमाम लोगों को धोखा दिया, ममालिक को धोखा दिया। और अब ये उन तमाम वोटर्स को सोचना है जब मिड टर्म इलेक्शन आए और फिर उसके बाद कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपने क्या सलूक करना है अपनी वोट की ताकत से। इसराइल के ईरान पर जी हमले, ये भी मैं आपको खबर शेयर कर देता हूँ। इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि फ़ज़ाइया के 15 से ज़ायद लड़ाका हथियारों ने इंटेलिजेंस इत्तलात पर ईरान के कर्मशाह इलाके में मुतादिद मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाया। इतलात थी कि ये मकामात जो हैं वो इसराइल पर हमलों के लिए बनाए गए थे। IDF ये भी बताती है कि इसराइल की फ़ज़ाई बरतरी और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को कम करने की कार्रवाई जारी रहेगी। सरकारी TV समेत बिजली घरों और दीगर मकामात को निशाना बनाया गया। तेहरान शहर में बिजली की सप्लाई का निज़ाम मुतासिर हुआ है। 6 एयरपोर्ट्स पर जी हमले हैं। इसराइली फ़ौज ने यह भी दावा किया कि मगरबी, मशरकी और वस्ती ईरान में 6 हवाई अड्डों पर हमला किया गया। सुबह यज़्द में कल इसराइली हमले में पासदाराने इनकलाब के 10 एहलकारों की शहादत की इत्तलात भी आई। IDF के मुताबिक ड्रोन हमलों में ईरान के F-15 और F-5 लड़ाका हथियारे, एक रीफ्यूलिंग जहाज और एक AF-1 कोबरा हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुका है। तो ये खबरें ईरान के हवाले से व्यूअर्स आ रही हैं, और दुआ कीजिएगा कि ईरान को कामयाबी हासिल हो। अभी मैं अब आपके साथ खबर ये भी शेयर कर दूं कि इमरान खान की जमानत के केसेस, इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में रिहाई की दरखास्तें जो जमानत की हैं, इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। 2 रुकनी बेंच के रूबरू 9 मई की मुलजमान की मंजूर होने वाली जमानतों का रिकॉर्ड पेश ना किया गया। दलाइल पहले ही मुकम्मल हो चुके थे। एजाज चौधरी साहब की 3 मुकदमात में जमानतें मनसूख होने का रिकॉर्ड पेश कर दिया गया।
जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की दरखास्तों जो ज़मानत की दरखास्तें हैं इस पर समाअत की है, और अगर महमूद रशीद साहब की ज़मानत की दरखास्त वापस ना लेते तो एक बार फिर तारीख पड़ जानी थी। मियां महमूद रशीद ने लाहौर हाई कोर्ट से 9 मई के 3 केसेस में अपनी ज़मानत की दरखास्त वापस ली, और जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मियां महमूद रशीद की दरखास्त को बानी PTI की दरखास्त ज़मानत के साथ जोड़ दिया था, और मियां महमूद रशीद ने इमरान खान की ज़मानतों के फैसले को ताख़ीर से बचाने के लिए अपनी दरखास्त रज़ाकाराना तौर पर वापस ली है। और मैं आपको व्यूअर्स ये भी बता दूं, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक तो कोई खबर नहीं आई इस फैसले के हवाले से, लेकिन डेवलपिंग स्टोरी है, कोई ना कोई खबर ज़रूर आएगी, और प्रोग्राम के दौरान अगर खबर आ जाए तो ज़रूर इसे दरगुजर कीजिएगा। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक फैसला महफूज है। अलीमा खान का एक ट्वीट, और उन्होंने इमरान खान के हवाले से कुछ बातें कही हैं। वो ये बताती हैं कि इमरान खान इस वक्त कैद तन्हाई में है और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया इमरान खान ने KP हुकूमत को पैगाम भेजा, बजट से पहले मुझे अपनी टीम से मशावरत करनी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आवाम ने मुझे वोट दिया और वो चाहते हैं कि बजट उनकी उम्मीदों के मुताबिक हो, इसलिए मेरी टीम से मुलाकात ज़रूरी है ताकि मैं बजट को समझकर मंजूरी दे सकूं। जब हमारी फैमिली को हमारे भाई से मुलाकात से रोका गया तो हम हर मंगल को अडयाला जेल के बाहर एहतजाजन बैठते रहे, यहाँ तक कि हमें मुलाकात की इजाज़त मिल गई। अब सुनने में आया है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MNAs MPs अडयाला जेल जा रहे हैं उन 6 रुकनी टीम के साथ जिनसे इमरान खान ने बजट मुशावरत के लिए मुलाकात की दरख्वास्त की थी। मुतालबा कर रहे हैं कि ये मुलाकात करवाई जाए ताकि बजट की मंजूरी मुमकिन हो सके। और व्यूअर्स, ये बहुत ही हौसला अफजा बात होगी कि अगर MPs इमरान खान की तन्हाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये बातें जो है जी अलीमा खान ने कही है, मैं कोट अनकोट मिनोन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अब PTI रहनुमाओं की कुछ गुफ्तगू भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उमर अयूब साहब ने मुतालबा किया कि नोबल अमन इनाम के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह करे, चूँकि अमरीका ने ईरान पर हमला कर दिया। अली बिन गंडापुर को अगर इमरान खान कल हुक्म दे तो कल ही असम्बली तहलील कर दी जाएगी। हमने बड़ी मुश्किलों से इलेक्शन जीते, ये रजीम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सर है। खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी ने बजट के हवाले से फैसला किया है कि हमारे पास और क्या ऑप्शन है। असद कैसर साहब की भी जी गुफ्तगू, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुनाफत पर उन्होंने बात की कि पीपल्स पार्टी की मुनाफत नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी का हुकूमत में 50% शेयर है। एक तरफ बिलावल बजट को सपोर्ट करता है तो दूसरी तरफ कहता है कि किसान तबाह हो गया। बिलावल कंफ्यूज है, समझता है कि इंग्लिश बोलकर लीडर बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा भाई साहब, आपको जो पाकिस्तान की आवाम है ना उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। असद कैसर साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान ज़मीर का कैदी है, इमरान खान के लिए रिलीफ नहीं चाहिए, इमरान खान के लिए इंसाफ चाहिए। इमरान खान कल ही रिहा हो जाएगा। और बैरिस्टर गौहर की कुछ बातें थी, मैं एहतजाजन बैरिस्टर गौहर पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना नुकसान पहुंचाया उतना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो आपने इन लोगों की निशानदही जो हम वक्तन फ़वक्तन आप दोस्तों के सामने करते रहे, आज देख रहे हैं कि एक बात सच साबित हो रही है। अली बिन गंडापुर हो, बैरिस्टर गौहर हो या फिर कोई और हो, इन लोगों का यही किरदार है, और ये इस्टेब्लिशमेंट के नवाजे हुए और इस्टेब्लिशमेंट के बिठाए हुए लोग हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में व्यूअर्स आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह रखा।